हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट और हियरिंग लॉस। तो बेसिकली हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस को बहुत सारे रिसर्च और साइंटिस्ट ने अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया है। मैं आपको बेसिकली 5 तरीके से बताऊंगी। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ ऑनसेट, अर्थात कि हियरिंग लॉस या श्रवण बधिरता कब हुई है, इस आधार पे इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कॉन्जेनाइटल एंड दूसरा है एक्वायर्ड। बेसिकली कॉन्जेनाइटल का तात्पर्य है जन्मजात श्रवण दोष, अर्थात यदि किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को जन्म के समय से ही श्रवण दोष है या सुनने की समस्या है तो उसे क्या कहते हैं, कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस। सेकंड आता है एक्वायर्ड हियरिंग लॉस। ये होता है अर्जित श्रवण दोष, अर्थात जन्म के बाद से जब तक की मृत्यु नहीं होती या जब तक की पूरी समय सीमा है या आप कह सकते हो नेटल पीरियड है, उस समय में कभी भी किसी भी घटना के वश, किसी दुर्घटनावश, किसी कारणवश यदि व्यक्ति में सुनने की समस्या उत्पन्न होती है तो उसे एक्वायर्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। बेसिकली एक्वायर्ड हियरिंग लॉस या अर्जित श्रवण दोष ज्यादातर एक्सीडेंटल हो सकता है, अचानक किसी समस्या की वजह से हो सकता है, किसी फिजिकल डैमेज की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी भाषा के विकास के आधार पे। आप सभी जानते हैं हमारा जो क्रिटिकल एज का टाइम ड्यूरेशन है वो लेनिनबर्ग के अकॉर्डिंग 0 to 5 years है, अर्थात उनके आधार पे 5 वर्ष तक की जो समय सीमा होती है उसमें वाणी व भाषा का विकास होता है। यदि किसी बच्चे को उस वाणी व भाषा विकास से पहले श्रवण दोष हो जाए, यानी उसने वाणी व भाषा अर्जित ना की हुई हो, तो उसे कह सकते हो पूर्व भाषा विकास श्रवण दोष कहते हैं, यानी प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस। और डेवलप होने के बाद अगर श्रवण दोष होता है तो उसे पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस कहते हैं। तो हमने 2 डिस्कस किए ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ ऑनसेट, अर्थात किस आयु में होता है, जन्म के साथ तो कंजेनिटल, उसके बाद तो एक्वायर्ड या अर्जित। दूसरा हमने डिस्कस किया अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी 0 to 5 years के पहले हो गया तो प्री लिंगुअल पूर्व भाषिक, और बाद में हुआ तो पश्च भाषिक। नेक्स्ट थर्ड हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेचर ऑफ हियरिंग लॉस। So on the basis of नेचर यानी प्रवृत्ति के आधार पे, एंड इसे डिवाइड किया गया है सडन हियरिंग लॉस एंड नेक्स्ट प्रोग्रेसिव या ग्रेजुअल हियरिंग लॉस। तो बेसिकली नेचर या प्रवृत्ति के आधार पे श्रवण दोष को 2 भागों में बांटा गया। पहला सडन यानी अचानक होने वाला श्रवण दोष। अचानक इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे कोई कान के पास अचानक से कोई टायर फट जाए, कोई पटाखे की आवाज हो जाए, तो जो अचानक श्रवण क्षमता चली जाती है दैट इज सडन। और उसके बाद सेकंड आता है ग्रेजुअल या प्रोग्रेसिव, जब श्रवण क्षमता धीरे धीरे दिन प्रतिदिन क्षीण होती रहती है या धीरे धीरे हमारी श्रवण क्षमता कम होती जाती है तो उसे प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस कहते हैं। ज्यादातर ये कह सकते हो आप एजिंग के केसेस में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हियरिंग लॉस बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। तो नेक्स्ट आता है हमारा 4th वन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
तो पहले हम ये समझेंगे कि डिग्री के आधार पे किस तरह से है। अभी आगे के सेशंस में आपको मैं बताऊंगी ऑडियोमेट्री। ऑडियोमेट्री एक प्रोसीजर है जिसमें हम दोनों कानों की जांच करते हैं। दोनों कानों की जांच करने के बाद एक इसका माध्यम या मीडियम निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है, जिसे कहते हैं प्योर टोन एवरेज, यानी कान के सुनने की क्षमता किस स्तर के वो निकालते हैं। तो उस जो क्षमता के स्तर को हम निकालते हैं उसको हम इस टेबल पे चेक करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि डिग्री के आधार पे व्यक्ति को कितना श्रवण दोष है। तो ये कुछ इस प्रकार से है, -10 dB टू 15 dB, 16 dB टू 25 dB, 26 dB टू 40 dB, 41 dB टू 55 dB, 56 dB to 70 dB, 71 dB to 90 dB and above 90. GC 1981. Normal, slight hearing loss, mild hearing loss, moderate hearing loss, moderately severe hearing loss, severe hearing loss, and last profound hearing loss. तो बेसिकली हमने डिग्री के आधार पे से डिवाइड किया है। जो हम ऑडियोमेट्री करेंगे उसके बाद जो हम दोनों कानों का प्योर टोन एवरेज निकालेंगे उसके आधार पे है। -10 dB टू 15 dB नॉर्मल, 16 dB टू 25 dB स्लाइट, उसके बाद 26 टू 40 dB माइल्ड, 41 टू 55 मॉडरेट, 56 टू 70 मॉडरेटली सीवियर, 71 टू 90 सीवियर एंड अबव 90 इज प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। तो ये डिग्री के आधार पे हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ लीजन। फिफ्थ वन आ गया ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ लीजन। साइट ऑफ लीजन का तात्पर्य है कि कान की किस क्षेत्र में समस्या है उस आधार पे। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, बेसिकली कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आउटर ईयर, मिडिल ईयर या दोनों में समस्याएं हो सकती है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो बेसिकली कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्शन का मतलब है एयर कंडक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड या दोनों में ये समस्या हो सकती है। अब कैसे हो सकती है? जैसे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई हो, कान में फ्लूइड हो गया हो, ओटाइटिस मीडिया की वजह से हो, ऑटोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकती है, या फिर वैक्स बहुत ज्यादा जम गया है, कोई फॉरेन बॉडी है, इन सब की कारणों की वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। अब हम ऑडियोग्राम बेसिस पे बात करेंगे तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस के पेशेंट्स का जो एयर कंडक्शन होता है वो आता है
इफेक्टेड यानी प्रभावित, और बोन कंडक्शन आता है नॉर्मल। और जो एयर बोन गैप यानी एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 dB से ज्यादा आता है। ठीक है, तो फिर से डिस्कस करेंगे। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में बेसिकली आउटर ईयर या मिडिल ईयर या दोनों में समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे वैक्स का जम जाना, कोई फॉरेन बॉडी का एंटर कर जाना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना, ऑसिकुलर चेन का डैमेज हो जाना, इत्यादि इत्यादि। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में एयर कंडक्शन प्रभावित होता है क्योंकि एयर कंडक्शन के थ्रू जो साउंड जा रहा है वो पास ऑन नहीं हो पा रहा। बोन कंडक्शन नॉर्मल होता है क्योंकि इनर ईयर हमारा सही है। नेक्स्ट आता है हमारा एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच का जो गैप है, जिसे हम बोलते हैं एयर बोन गैप, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एबीजी। ये 10 dB से ज्यादा आता है। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? दवाइयों के माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से, एंटीबायोटिक्स के माध्यम से, तो ये इस माध्यम से ठीक हो सकता है। नेक्स्ट आता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में इनर ईयर प्लस ऑडिटरी नर्व, इन दोनों में डैमेज हो सकता है, जिसमें ज्यादातर क्या आप कह सकते हो हेयर सेल्स प्रभावित हो या ऑडिटरी नर्व में कहीं ट्यूमर हो रखा हो। इन सब की वजह से समस्या उत्पन्न होती है। और इसमें एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों ही इफेक्टेड होते हैं, दोनों ही प्रभावित होते हैं, दोनों ही डैमेज होते हैं। और एयर बोन गैप या एबीजी 10 dB या 10 dB से कम होता है। एयर बोन गैप 10 dB या 10 dB से भी कम होता है। तो ये होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। और इसका ज्यादातर यही उपचार है कि हम हियरिंग एड्स यानी उचित श्रवण यंत्र का प्रयोग करें। कई बार सर्जरी के बाद भी समस्या ठीक नहीं हो पाती तो कुछ बच्चों में हम कॉक्लियर इम्प्लांट की भी कह सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं हियरिंग एड। यही इसका 2 उपचार है। इसके आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस। बेसिकली मिक्स्ड हियरिंग लॉस नाम से पता चल रहा है दोनों ऊपर वालों का मिक्सचर है। तो ये कहीं भी हो सकता है, आउटर ईयर में, मिडिल ईयर में, इनर ईयर में, या फिर मिडिल ईयर और इनर ईयर के कॉम्बिनेशन में, या आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर तीनों के कॉम्बिनेशन में, यानी ये कान के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसी वजह से इसमें एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों ही प्रभावित होते हैं। और एयर बोन गैप 10 dB से ज्यादा होता है।